नमस्कार दोस्तों, YouTube के हिस्ट्री अड्डा चैनल पर मैं डॉक्टर दिवाकर मिश्रा एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को निरंतर जारी रखे होंगे आगामी परीक्षाओं के लिए। इस चैनल पर अभी तक आपने मेरे साथ मानव इतिहास के प्रारंभिक कालखंड अर्थात प्राग ऐतिहासिक काल का संपूर्ण और विस्तृत अध्ययन किया, साथ ही साथ मानव के उद्भव और विकास की कहानी को भी बेहतर ढंग से समझा होगा। अब हम बात करेंगे मानव इतिहास के दूसरे कालखंड अर्थात आद्य ऐतिहासिक काल की। तो यदि आपने मेरे पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। आद्य ऐतिहासिक काल में सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे ताम्रपाषाण काल की, जिसका पहला भाग आज आप सभी के सामने होगा एक परिचय के रूप में। तो चलिए करते हैं आज के इस वीडियो की शुरुआत। दोस्तों, ताम्रपाषाण काल का अध्ययन करने से पूर्व यहाँ आपको संक्षेप में हम आद्य ऐतिहासिक काल का भी परिचय करा दें, जो आवश्यक भी है। हालांकि इस कालखंड के विषय में थोड़ा बहुत हमने अपने पहले ही वीडियो में बताया था, जहां हमने इतिहास का वर्गीकरण आपको समझाया था। वहां हमने बताया कि यह मानव इतिहास का वह कालखंड है जिसमें लिखित साक्ष्य तो उपलब्ध होते हैं किंतु अभी तक पढ़े नहीं जा सके। हमने बतलाया था कि लेखन को आधार बना करके मानव के संपूर्ण इतिहास को दो भागों में बांटा गया था। प्रागैतिहासिक काल, जब मानव ने लिखना पढ़ना नहीं सीखा था, यानी लेखन के साक्ष्य उस काल में नहीं मिलते। दूसरा ऐतिहासिक काल, जहां मानव ने लिखना पढ़ना प्रारंभ किया और लेखन के साक्ष्य उसने छोड़े, बाद में लोगों ने उसको उद्वाचित किया और इतिहास का पुनर्निर्माण किया। लेकिन भारतीय उपमहाद्वीप के संदर्भ में मानव इतिहास का एक कालखंड ऐसा भी है जहां लिखित साक्ष्य तो उपलब्ध हुए लेकिन अभी तक उद्वाचित नहीं किए जा सके, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि। तब विद्वानों ने इस कालखंड को प्रागैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल के बीच में रखा और इसे संक्रमण का काल माना। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रागैतिहासिक काल तथा ऐतिहासिक काल के मध्य की कड़ी आद्य ऐतिहासिक काल है। आद्य ऐतिहासिक काल की अवधि मानी जाती है 3000 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक। हालांकि यह कालखंड पूर्व में अंधा युग के नाम से जाना जाता था, कोई जानकारी नहीं थी। लेकिन पुरातत्व के क्षेत्र में जब खोज की गई, उत्खनन का कार्य किया गया, तब इस कालखंड पर विस्तृत प्रकाश पड़ा और पुरातत्व में विभिन्न प्रकार के मृद भांडों ने भारत में आद्य ऐतिहासिक काल के क्रमिक विकास को निर्धारित करने का काम किया। ये विभिन्न प्रकार के मृद भांड जैसे ओसीपी, बीआरडब्ल्यू, पीजीडब्ल्यू, इस प्रकार के मृद भांड इस कालखंड में हमें दिखलाई पड़ते हैं। हालांकि मृद भांडों का प्रश्न तो बहुत पहले नवपाषाण काल में ही हो चुका था। भारत में प्रथम नगरीकरण का काल भी आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखा जाता है। साथ ही साथ भारत में पहली बार बड़े बड़े कृषक ग्रामीण समुदाय भी आद्य ऐतिहासिक काल में ही हमें दिखलाई पड़ते हैं। हमने आपको नवपाषाण काल का अध्ययन करते समय बतलाया भी था कि कृषि और पशुपालन ने मानव को अस्थायित्व जीवन प्रदान किया। तो मानव ने जब अस्थायी जीवन जीना प्रारंभ किया तो विकास की प्रक्रिया में वो आगे बढ़ा और एक तरफ जहां उसने बड़े बड़े ग्रामीण समुदाय स्थापित किए तो दूसरी तरफ नगरीकरण का मार्ग भी उसने प्रशस्त किया। तो इस प्रकार आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत ताम्रपाषाणिक संस्कृतियां और सिंधु सरस्वती सभ्यता को रखा जाता है। जहां ताम्रपाषाणिक संस्कृति विशुद्ध ग्रामीण संस्कृति थी, जहां पत्थर के साथ साथ तांबे का प्रयोग किया गया, वहीं सिंधु सरस्वती सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, कांस्य युगीन सभ्यता थी, क्योंकि इस काल में मानव ने तांबे को कांस्य के रूप में प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया था। हालांकि आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत वैदिक संस्कृतियों को भी रखा जाता है, लेकिन पुरातत्व की दृष्टि से हम पहले इन्हीं दोनों का अध्ययन करेंगे। भारत में मानव द्वारा धातु का प्रथम प्रयोग भी हम आद्य ऐतिहासिक काल में देख सकते हैं और मानव द्वारा प्रथम प्रयुक्त धातु थी तांबा। तांबा को मानव द्वारा प्रयोग किए जाने का क्या कारण था, यह प्रश्न यूजीसी नेट आर्कियोलॉजी 2013 में पूछा गया था। तो कारण जान लीजिए, हमने आपको पिछले वीडियो में भी समझाया था कि मानव द्वारा तांबा प्रयोग करने का मुख्य कारण था कि यह एक विशुद्ध धातु थी, इसे परिष्कृत करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। यहां आपको यह भी बतला दें कि तांबे का पहला साहित्यिक उल्लेख हम ऋग्वेद में पाते हैं। चलिए करते हैं आज के इस वीडियो में जो मुख्य केंद्र है ताम्रपाषाण काल का, वही ताम्रपाषाण काल के विषय में। वह काल जब मानव ने प्रस्तर के साथ साथ तांबे का प्रयोग प्रारंभ कर दिया। तो ऐसा नहीं कि धातु आया तो प्रस्तर को मानव ने छोड़ दिया। प्रस्तर की उपयोगिता के कारण मानव ने प्रस्तर को तो प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया, लेकिन साथ साथ उसने तांबे का भी प्रयोग
प्रारंभ किया। तो जब दोनों एक साथ उसने प्रयोग किए तो वह काल ताम्र पाषाणिक काल के रूप में देखा गया, पहचाना गया। यह एक विशुद्ध ग्रामीण संस्कृति थी। यहाँ मानव का जो जीवन था कृषि और पशुपालन पर आधारित था। तकनीकी दृष्टि से ताम्रपाषाणिक काल यद्यपि नवपाषाण काल के पश्चात ही आता है, और आप देख रहे हैं कि नवपाषाण काल के पश्चात हम आपको ताम्रपाषाण काल बतला भी रहे हैं, लेकिन अगर कालक्रम की दृष्टि से बात करें तो यह संस्कृति सिंधु सरस्वती सभ्यता के पश्चात आती है। ताम्रयुगीन संस्कृतियों की जननी गणेश्वर संस्कृति को माना जाता है, जो राजस्थान में पनपी थी। और क्यों कहा जाता है? क्योंकि भारत की प्राचीनतम तिथियुक्त पहली ताम्रपाषाणिक संस्कृति गणेश्वर संस्कृति ही थी। भारत का पहला खोजा गया ताम्रपाषाणिक पुरास्थल जोरवे था, जो महाराष्ट्र के अहमदनगर में है। यह पुरास्थल प्रवरा नदी के बाएं तट पर स्थित है। यूजीसी नेट की तैयारी करने वाले अभ्यर्थी इस चीज को याद रखें कि किसी भी पुरास्थल को कहाँ स्थित है, उसकी भौगोलिक स्थिति क्या है, किस नदी के किनारे है, दाएं है कि बाएं है, काफी महत्वपूर्ण हो जाता है और इसी पर प्रश्न गलत भी होते हैं। जोरवे संस्कृति के खोजकर्ता एम.एन. देशपांडे थे। भारत में लंबे समय तक विद्यमान रहने वाली ताम्रपाषाणिक संस्कृति जोरवे संस्कृति ही थी। कहने का तात्पर्य है कि यह संस्कृति अपना अस्तित्व लंबे समय तक बनाए रखी थी। हालांकि भारत का सबसे बड़ा ताम्रपाषाणिक पुरास्थल दाइमाबाद को माना जाता है। दाइमाबाद अन्य दृष्टियों से भी महत्वपूर्ण है, जिसमें सबसे पहले तो जान लें कि कांस्य की वस्तुओं की प्राप्ति वाला एकमात्र ताम्रपाषाणिक पुरास्थल दाइमाबाद ताम्रपाषाणिक पुरास्थल है, जहां कांस्य की वस्तुएं बहुलता से मिल रही हैं। साथ ही साथ नगरीकरण के साक्ष्य वाले ताम्रपाषाणिक पुरास्थलों में भी दाइमाबाद को रखा जाता है इनाम गांव के साथ। तो दो ऐसे पुरास्थल जो नगरीकरण की प्रक्रिया में आगे बढ़ चुके थे, जहां नगरीकरण के हम साक्ष्य देख सकते हैं, वो दाइमाबाद और इनाम गांव हैं। दाइमाबाद को आप सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत भी पढ़ते हैं और हड़प्पा सभ्यता से प्रभावित होने के कारण यहाँ पर कांसे की वस्तुएं भी आप देख सकते हैं। चलिए अब देखते हैं हम भारत में ताम्रपाषाणिक संस्कृतियों का विस्तार। तो अगर ताम्रपाषाणिक संस्कृतियों के विस्तार की बात करें तो आप स्क्रीन पर नक्शे में देख सकते हैं कि भारत के नक्शे में अधिकांश हिस्सा लाल रंग से दर्शाया गया वो ताम्रपाषाणिक संस्कृतियों का विस्तार बतला रहा है। अगर हम पश्चिम में बात करें तो गुजरात से लेकर के पूर्वोत्तर भारत में, पूर्वी भारत में मणिपुर, इसी प्रकार उत्तर की बात करें तो राजस्थान और उत्तर प्रदेश से लेकर के दक्षिण में कर्नाटक और तेलंगाना तक ताम्रपाषाणिक संस्कृतियों का विस्तार हुआ। हालांकि हम आने वाले वीडियोस में उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की संस्कृतियों के विषय में विस्तार से बतलाएंगे, लेकिन कतिपय महत्वपूर्ण ताम्रपाषाणिक पुरास्थलों की जानकारी कर लें, जिसमें पश्चिम बंगाल में पांडु राजा रेड्डी, महिषदल और मंगलकोट थे। मणिपुर में नापाचिक था। नापाचिक एकमात्र पूर्वोत्तर भारत का ताम्रपाषाणिक पुरास्थल है, इसको याद रखिएगा। ऐसे ही झारखंड में बारूडी है। उड़ीसा में बात करें तो गोलाबाई शासन, सुगाबारा और भारती हुदा है। जहां सुगाबारा 2014 में खोजा गया, वहीं भारती हुदा 2018 में खोजा गया ताम्रपाषाणिक पुरास्थल है उड़ीसा का, आपको किताबों में नहीं मिलेगा। तेलंगाना की बात करें तो लिंगनपल्ली आंध्र प्रदेश में रामापुरा ताम्रपाषाणिक पुरास्थल है। हालांकि पुरानी किताबों में आप देखें तो लिंगनपल्ली को आंध्र प्रदेश में स्थित बतलाया गया है, जैसे कि उपिंदर सिंह की किताब में भी आप स्पष्ट देख सकते हैं। लेकिन याद रखिए कि 2014 में जब आंध्र प्रदेश का विभाजन करके तेलंगाना राज्य बना, तब लिंगनपल्ली तेलंगाना में स्थित हो गया, तो संशोधन कर लें। हालांकि उपिंदर सिंह की किताब बहुत बात की किताब नहीं है। कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक में ब्रह्मगिरी, मास्की, टेक्कलकोटा, संगनकलू और हल्लूर जैसे पुरास्थल नवपाषाणिक पुरास्थल थे। यहां से भी ताम्रपाषाणिक संस्कृतियों के साक्ष्य हम देख सकते हैं। तो इस प्रकार आप देखें तो भारत के अधिकांश हिस्सों में यह संस्कृति फैली हुई थी, और इतने बड़े हिस्से में यदि ताम्रपाषाणिक संस्कृतियां हैं तो इनको तांबे की भी आवश्यकता थी पत्थर के साथ साथ। तो तांबे के वो केंद्र कौन कौन से हैं, चलिए जानते हैं। हम मैप के थ्रू समझ लेते हैं। तो ताम्रपाषाणिक संस्कृतियों के लिए ताम्रायस्क के केंद्र राजस्थान में अगर देखें तो राजस्थान में खेतड़ी, दरीबा और बालेश्वर जैसे ताम्रायस्क के केंद्र थे। वहीं झारखंड की बात करें तो राखा और बारागुंडा। राखा को किताबों में कहीं कहीं आप देखें तो बिहार भी बतलाया गया है, यद्यपि यह खान झारखंड के जमशेदपुर जिले में स्थित है। वहीं बारागुंडा की बात करें तो बारागुंडा से सर्वाधिक ताम्रायस्क के केंद्र प्राप्त हुए हैं। कुल 48 ताम्रायस्क के केंद्र यहां से मिले हैं प्राचीन भारत में, बारागुंडा से।
वहीं गुजरात की बात करें तो अमरेली एक ताम्र अयस्क का केंद्र था, जहां से जोरवे संस्कृति को ताम्र की आपूर्ति की जाती थी। तो ये ताम्रपाषाणिक संस्कृतियों के ताम्र अयस्क के केंद्र थे। अब हम बात करते हैं ताम्रपाषाणिक काल का क्षेत्रीय विभाजन। हालांकि यह ग्रामीण संस्कृति थी, तो संपूर्ण भारत में जितनी भी ताम्रपाषाणिक संस्कृतियां विकसित हुई उनमें काफी विशेष अंतर नहीं दिखलाई पड़ता। जो मुख्य अंतर दिखलाई पड़ता है या जिससे हम उनका क्षेत्रीय विभाजन करते हैं वो मृदभांडों पर आधारित था। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ताम्रपाषाणिक संस्कृतियों के क्षेत्रीय विभाजन का मुख्य आधार मृदभांडों की विशिष्टता थी। ताम्रपाषाण काल में मृदभांड मुख्यतः चाक निर्मित होते थे। हालांकि इससे पूर्व हस्त निर्मित भी मृदभांड हम नवपाषाण काल में देख सकते हैं। इस काल में चाक निर्मित मृदभांड बनने लगे आग में अच्छी तरह पका करके। तो मृदभांडों को आग में पकाने के लिए बड़ी भट्टी के साक्ष्य भी मिले हैं इनाम गांव से। ताम्रपाषाणिक संस्कृति के विशिष्ट मृदभांड ओसीपी को माना जाता है, गैरिक मृदभांड को माना जाता है, जिसकी पहली बार प्राप्ति उत्तर प्रदेश के बिसौली और राजपुर परसू से हुई है। हालांकि याद रखें कि ओसीपी के प्राचीनतम साक्ष्य हमें राजस्थान के जोधपुरा और नोह नामक पुरा स्थल से उपलब्ध होते हैं। जोधपुरा जहां जोधपुर जिले में स्थित है, वहीं नोह नामक पुरा स्थल भरतपुर जिले में स्थित है। ताम्रपाषाणिक संस्कृतियों में प्रचलित व सर्वाधिक प्राप्त होने वाला मृदभांड है कृष्ण लोहित मृदभांड या BRW, जो सबसे पहले प्रकाश में आया था आरिकामेडु से। कृष्ण लोहित या BRW के प्राचीनतम साक्ष्य में बिहार के चिरान नामक पुरा स्थल से मिलते हैं, नवपाषाण काल में ही। चित्रित मृदभांडों का या PGW का प्रथम प्रयोग हम ताम्रपाषाणिक संस्कृतियों में ही पहली बार देखते हैं। समस्त ताम्रपाषाणिक संस्कृतियों में सबसे उत्कृष्ट मृदभांड मालवा संस्कृति के माने जाते हैं, जो हल्के गुलाबी रंग के हैं। ताम्रपाषाण काल में कंघीदार रेखाओं वाले मृदभांड कायथा संस्कृति में मिलते हैं, जो उस संस्कृति की विशेषता थी। तो ये तो था क्षेत्रीय विभाजन का जो मुख्य आधार मृदभांड, उससे संबंधित जानकारी। अब हम करते हैं ताम्रपाषाणिक संस्कृतियों के विषय में कि किन किन क्षेत्रों में किस प्रकार की ताम्रपाषाणिक संस्कृतियां विकसित हुई। तो इसमें हम पहले बात करें राजस्थान की, तो हमने आपको बताया कि राजस्थान में दो संस्कृतियां विकसित हुई। एक तो जोधपुरा गणेश्वर संस्कृति थी, और अभी हमने कहा कि गणेश्वर संस्कृति को ही ताम्रपाषाणिक संस्कृतियों की जननी माना जाता है, क्योंकि प्राचीनतम तिथि युक्त यह संस्कृति थी। दूसरी संस्कृति आहार संस्कृति या बनास संस्कृति के नाम से जाना जाता है, क्योंकि बनास नदी के किनारे यह संस्कृति विकसित हुई थी। इसके साथ साथ अगर गुजरात की बात करें तो गुजरात में भी दो संस्कृतियां विकसित हुई। पहली थी प्रभास संस्कृति, दूसरी है रंगपुर संस्कृति। महाराष्ट्र में भी इस प्रकार से दो संस्कृतियां विकसित हुई ताम्रपाषाणिक, पहली थी जोरवे, दूसरी है सावलदा। मध्य प्रदेश में भी दो संस्कृतियां विकसित हुई, पहली है मालवा, दूसरी है कायथा। उत्तर प्रदेश में भी ताम्रपाषाणिक संस्कृति हम देख सकते हैं नरहंत संस्कृति के रूप में। तो आज हमने ताम्रपाषाण काल का परिचय किया। आने वाले वीडियो में हम बात करेंगे विस्तार से विभिन्न ताम्रपाषाणिक संस्कृतियों की, जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे राजस्थान की ताम्रपाषाणिक संस्कृतियां। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग हिस्ट्री अड्डा। मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में। धन्यवाद।